एल्ड्रिज हॉलो एक ऐसी जगह थी जहाँ शरद धातु कभी नहीं जाती थी। सड़कों पर मुड़े हुए ओक के पेड़ लगे हुए थे। उनकी कंकाल जैसी शाखाएं हमेशा बादलों से घिरे आसमान की ओर बढ़ रही थी। पुराने पत्थरों के रास्तों के बीच कोहरा रेंग रहा था, जो मरते हुए अंगारों की तरह टिमटिमाते हुए मंद रोशनी वाले गैस लैंपों को अपने चारों ओर लपेट रहा था। शहरवासी सतर्क कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे ऊनी स्कार्फ के नीचे छिपे हुए थे। उनकी आंखें सड़क के अंत में घर की ओर जा रही थी। वह घर जो पीढ़ियों से खड़ा था, अपने निवासियों को ऐसे निगल रहा था जैसे कोई जानवर कभी सोता नहीं था। 30 साल की एकांत प्रिय महिला मिरियम कैलडवेल को पड़ोसियों की बेकार की बकबक के बजाय पन्नों को पलटने की शांत सरसराहट में सुकून मिलता था। उसे यह घर अपनी दादी से विरासत में मिला था। एक महिला ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। वे अजीबोगरीब रस्मों, खिड़कियों से अपवित्र घंटों में चमकने वाली डरावनी रोशनी, हवा द्वारा फैलाए जाने वाले बड़बड़ाते मंत्रों के बारे में बात करते थे। मिरियम ने इन कहानियों को लोककथाओं, छोटे शहरों के अंधविश्वास के अवशेष के अलावा कुछ नहीं माना। लेकिन आज रात हवा अलग तरह से चिल्ला रही थी। बाहर तूफान तेज हो गया। बारिश घर पर ऐसे बरस रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ अंदर घुसने को बेताब हो। मिरियम चिमनी के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां एक पुराने उपन्यास की रीढ़ को छू रही थी, लेकिन एक आवाज इतनी धीमी कि शायद हवा की चाल हो ने उसे अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया। एक फुसफुसाहट। वह खड़ी हो गई। उसका दिल धड़क रहा था और आवाज का पीछा किया। यह उसे सीढ़ियों तक ले गया जहाँ उसकी दादी की पुरानी तस्वीरें टंगी थी। बिजली चमकी, उस महिला के चेहरे को रोशन कर दिया जिसने उसे यह घर छोड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित, फिर भी टिमटिमाती रोशनी में बेचैन करने वाली तरह से जीवंत थी। मिरियम की नजर सीढ़ियों के नीचे की दीवार पर पड़ी। एक गड्ढा। उसने अपनी हथेली को उस पर दबाया और एक गहरी कराह के साथ लकड़ी हिल गई। एक दरवाजा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका पीतल का हैंडल उसकी कांपती उंगलियों के नीचे ठंडा और चिकना था। एक अस्थिर सांस लेते हुए उसने घुंडी घुमाई और अंधेरे में कदम रखा। अंदर की हवा धूल और भूली हुई यादों से भरी हुई थी। बासी मोमबत्ती का मोम पिघले हुए भूतों की तरह दीवारों से चिपका हुआ था। दूर की दीवार के सामने एक पुरानी लकड़ी की डेस्क खड़ी थी, जिसकी सतह खरोंचों से ढकी हुई थी। दांतेदार निशान, जैसे कि किसी ने अपने पंजे से उस पर से रास्ता बनाने की कोशिश की हो। डेस्क के ऊपर एक जर्नल रखा हुआ था। इसका फटा हुआ चमड़े का कवर मिरियम की उंगलियों पर अजीब तरह से गर्म महसूस हो रहा था। धीमी झिझकती हरकतों के साथ उसने इसे खोला। पन्ने सुंदर कर्सिव से भरे हुए थे, लेकिन लाइनों के बीच में उन्मत्त अनियमित स्क्रॉल थे। 14 अक्टूबर। मैं उन्हें फिर से सुनता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे पीछे फुसफुसाहट। वे मुझे मेरे जीवन के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो अभी तक नहीं हुई है। मिरियम की सांस फूल गई। वह बुखार से पन्नों को पलट रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। 15 अक्टूबर। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको धोखा देगा। दालान में दादाजी की घड़ी ने 8 बजाए और फिर एक दस्तक। मिरियम शोर की ओर मुड़ी। उसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था। छिपा हुआ दरवाजा चला गया था। अब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दूसरे दरवाजे से था, जो पहले कभी नहीं था। धीरे धीरे वह उस तक पहुंची। वह दरवाजा चरमराकर खुला और उसका सबसे अच्छा दोस्त डैनियल दिखाई दिया। वो वहीं खड़ा था। उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में कुछ अस्वाभाविक झलक रहा था। तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। फिर मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। कराह उठी। मिरियम के पैरों के नीचे की लकड़ी चरमरा रही थी, मानो फर्श के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज हिल रही हो। घर में जान थी। यह इंतजार कर रहा था। डैनियल लय जो भी उसकी जगह ले चुका था, करीब आ गया। उसकी हरकतें झटकेदार और प्राकृतिक थीं, अदृश्य डोरियों वाली कठपुतली की तरह। जब तुम्हें मौका मिला था तब तुम्हें चले जाना चाहिए था। मिरियम की सहज प्रवृत्ति ने उसे भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन दालान बदल गया था। मुख्य घर की ओर जाने वाला दरवाजा गायब हो गया था। बचा हुआ एकमात्र रास्ता अंदर की ओर था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। डैनियल का सिर हिल गया। ये मैं नहीं हूँ, ये वे हैं। वे एक और कैलडवेल का इंतजार कर रहे थे। उसका खून ठंडा हो गया। एक और कैलडवेल। फुसफुसाहटें अब तेज हो गई। दीवारों के अंदर से, फर्श के नीचे से, छत के ऊपर से अनगिनत आवाजें एक दूसरे पर चढ़ रही थी, बड़बड़ा रही थी, विनती कर रही थी, हंस रही थी। हवा खुद ही घनी हो गई, अदृश्य हाथों की तरह उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रही। मिरियम ने जर्नल को और कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर यह घर उसका इंतजार कर रहा था तो उसकी दादी ने कुछ पीछे छोड़ा होगा। कुछ
ऐसा जो इसे रोक सके। जर्नल। उसने पन्नों को बेतहाशा पलटा, खून की लाल स्याही को अनदेखा करते हुए जो अब चर्मपत्र के माध्यम से बह रही थी। फिर उसे यह मिल गया, एक रास्ता, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जर्नल की अंतिम प्रविष्टि पर मिरियम की उंगलियां कांप उठी। घर बलिदान की मांग करता है। उसके होठों से एक घुटी हुई सिसकी निकल गई। कोई रास्ता नहीं था जब तक कि वह उसे कुछ न दे। डैनियल या जो कुछ भी उसके पास बचा था, मैं अपना सिर झुकाया। अब तुम समझ गए हो, है ना? वह समझ गई और उसे इससे नफरत थी। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। घर के अधीर होने के साथ दीवारें हिलने लगी। उसके पास निर्णय लेने के लिए कुछ सेकंड थे। फिर उसने डैनियल की ओर देखा। उसे पहले ही ले जाया जा चुका था। उसकी आत्मा चली गई थी। उसके सामने जो खड़ा था वो सिर्फ एक बर्तन था, एक कठपुतली। मरियम ने जर्नल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगर उसे बलिदान देना होता। उसने एक गहरी सांस ली और पृष्ठ के नीचे लिखे शब्दों को फुसफुसाया। घर कांप उठा। डैनियल ने एक अमानवीय चीख निकाली। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि अदृश्य हाथ उसे पीछे की ओर खींच रहे थे। उसका शरीर मुड़ रहा था और विकृत हो रहा था। नहीं, उसकी चीख तभी रुक गई जब अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। फिर शांति। दीवारें हिलना बंद हो गईं। फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं। मिरियम ने सांस के लिए हांफते हुए कहा। उसकी छाती धड़क रही थी। घर फिर से शांत हो गया था। वह दालान की ओर मुड़ी। दरवाजा वापस आ गया था। वह आजाद थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली उसे एक बात पक्की तौर पर पता चल गई। घर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। यह कभी पूरा नहीं हुआ था। मिरियम लड़खड़ाती हुई घर से बाहर निकली। उसकी सांस उखड़ी हुई थी। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। रात की हवा धुंध से भरी हुई थी। भूतिया उंगलियों की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। वह हवेली पर एक आखिरी नजर डालने के लिए पीछे मुड़ी। खिड़कियां अंधेरी थी, खामोश। एक पल के लिए उसे राहत मिली। उसने इसे हासिल कर लिया था। फिर दूसरी मंजिल की खिड़की के पर्दे के पीछे एक छाया हिली। मिरियम का दिल धड़क उठा। उसकी उंगलियां उस पत्रिका को कस गईं जिसे उसने अभी भी पकड़ रखा था। यह खत्म हो गया, इसे खत्म होना ही चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह जान। मिरियम ने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह जंगल के किनारे नहीं पहुंच गई। एक पुराना परित्यक्त चर्च समाशोधन में खड़ा था, जिसकी एक बार की भव्य वास्तुकला अब ढह रही थी। उसके अंदर कुछ फुसफुसाए। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। उसने सड़ते हुए लकड़ी के दरवाजे खोले। अंदर हवा में नम लकड़ी और सड़ती हुई प्रार्थनाओं की गंध थी। टूटी हुई रंगीन कांच की खिड़कियों से आती पीली चांदनी में धूल तैर रही थी। जब वह वेदी की ओर चली तो उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसके पीछे एक फटी हुई टेपेस्ट्री लटकी हुई थी, जिस पर एक आंख का प्रतीक कढ़ाई किया गया था। वही आंख जो पत्रिका के कवर पर थी। मिरियम ने अपनी दादी के हाथ से लिखे शब्दों को देखते हुए पन्ने पलटे। फिर उसे वह मिल गया, एक ऐसा अंश जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ गिरा दी। कैल्डवेल परिवार कभी अभिशप्त नहीं था, हम अभिशाप थी। मिरियम की सांस अटक गई। हमें घर को खिलाने के लिए चुना गया। हर पीढ़ी में हम में से एक को वापस लौटना ही पड़ता है। अगर हम मना करते हैं तो और भी ज्यादा लोग लौटते हैं। घर भूतों से नहीं भरा है, ये हमारे द्वारा भरा हुआ है। हमारे पूर्वज, हमारा खून, हमारी आत्माएं, हम ही हैं जो कभी नहीं जाते। चर्च अचानक कराह उठा, मानो उसकी खोज पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। और फिर माइनस एक फुसफुसाहट। मरियम, वह घूमी। उसका दिल धड़क रहा था। चर्च खाली था, लेकिन कोने में कन्फेशन बूथ के पास कुछ हिल रहा था। एक काली आकृति आगे बढ़ी। मिरियम ने चौंक कर कहा, यह उसकी दादी थी। ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं, तुम मर चुकी हो। उसकी दादी पीली, उसकी आंखें धंसी हुई आह भरी। मैंने कभी नहीं छोड़ा बच्चे, हम में से किसी ने नहीं। मिरियम के होंठ कांप उठे। तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में भारी दुख था। घर घर नहीं है, यह मुंह है और यह सदियों से खिला रहा है। मिरियम ने इनकार में अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने इसे खत्म होते देखा। मैंने इसे डैनियल को ले जाते और रुकते देखा। उसकी दादी के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या तुमने? मिरियम की सांस अटक गई। घर ने उसे बहुत आसानी से जाने दिया था। तुम्हें भागने के लिए नहीं बनाया गया था मिरियम, उसकी दादी ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें मेरी जगह लेनी थी। एहसास उसे ईंट की दीवार की तरह लगा। वह भागी नहीं थी, उसने केवल अपरिहार्य को विलंबित किया था। घर नहीं रुकेगा, यह रुक नहीं सकता था। जब तक मरियम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं इसे कैसे खत्म करूं? उसकी दादी हिचकिचाई। एक ही रास्ता है। उसने जर्नल की ओर इशारा किया। पहले कैल्डवेल ने घर बनाया था, आखिरी कैल्डवेल को इसे नष्ट करना होगा। मरियम की नब्ज तेज हो गई। कैसे? उसकी दादी करीब आ गई। तुम्हें इसे जला देना चाहिए, इसका हर हिस्सा, और तुम्हें सूर्योदय से पहले यह करना होगा, नहीं तो यह तुम्हें वापस ले जाएगा। मरियम ने मुश्किल से निगला। कोई विकल्प नहीं था। वह मुड़ी और भाग गई। घर ने बहुत देर तक इंतजार किया था।
मीडियम हवेली में पहुंची। ठीक उसी समय आसमान में रोशनी होने लगी। जैसे जैसे वह पास पहुंची, घर में सांसें चलने लगी। इसकी लकड़ी की दीवारें फैलती और सिकुड़ती रहीं। उसे पता था कि वह क्या करने वाली है। वह अंदर घुसी, सड़ते हुए फर्नीचर और उखड़ते वॉलपेपर को पार करते हुए सीधे लाइब्रेरी में। उसने चर्च से लिया हुआ तेल का लालटेन निकाला और उसे किताबों की अलमारियों पर पटक दिया। आग भड़क उठी, भूखी उंगलियों की तरह लकड़ी पर रेंगती हुई। घर चीख उठा, दीवारें झुक गईं, चित्र पिघल गए, फर्श फट गए। मीडियम भागी और जिस कमरे से गुजरी उसमें आग लगा दी। लपटें उसका पीछा करती रहीं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया। जब तक वो सामने के दरवाजे पर पहुंची, घर ढह रहा था। उसने आखिरी बार मुड़कर देखा, एंड फिर आग की लपटों में एक छाया खड़ी थी। डैनियल। उसका चेहरा गुस्से से मुड़ गया, उसका मुंह हिल गया, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मीरियम एक कदम पीछे हट गई। अलविदा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, और फिर वह चली गई, क्योंकि घर उसके पीछे ढह गया था। मिरियम पहाड़ी पर खड़ी थी, रात भर आग जलती हुई देख रही थी। घर खत्म हो गया था, अभिशाप टूट गया था। उसने गहरी सांस ली, अपने सीने से भार हटता महसूस किया। यह खत्म हो गया था, या ऐसा उसने सोचा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाती हुई आई। जल्द ही मिलते हैं। मिरियम जम गई, उसका खून ठंडा हो गया। वह मुड़ी, उसके पीछे की पहाड़ी खाली थी, लेकिन गहरे अंधेरे में पेड़ों के पीछे एक छाया हिली और फिर सन्नाटा।